हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नाज़बा एकेडमी। सो आज की इस वीडियो में हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का अनदर टॉपिक मियोसिस पढ़ने वाले हैं। ये जो है एक रिडक्शनल डिवीजन है। मियोसिस जो है ये हमें ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में देखने मिलता है। मेल एंड फीमेल के बॉडी में जो स्पर्म है एंड ओवम है, इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम है वो 23 होते हैं। फीमेल में नंबर ऑफ़ जो क्रोमोसोम है 23 होते हैं। इसके फ्यूज होने से बन जाता है 46 क्रोमोसोम जाइगोट। बराबर इतना, ये आप सबको पता है। तो ये जो 23 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम या फीमेल में 23 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम ये कैसे फॉर्म होते हैं? बिकॉज इनिशियली ये 46 क्रोमोसोम रहता है, 2n रहता है। इसका जब मियोसिस होगा तो यहाँ पर जो इसका जेनेटिक कंटेंट है वो हाफ हो जाता है, वो 23 हो जाता है। ठीक है, तो ये रिडक्शनल डिवीजन होने के लिए एक्चुअल ये सब हम सीखेंगे मियोसिस में कि एक्चुअल में ये रिडक्शनल डिवीजन कैसे हो रहा है। और तो मियोसिस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है मियोसिस 1 एंड सेकेंड इज मियोसिस 2। ठीक है, मियोसिस 1 को अगेन प्रोफेस 1, मेटाफेस 1। आपको अगर मियोसिस अच्छे से समझना है तो सबसे पहले मेरा लास्ट वीडियो जो माइटोसिस पे मैंने बनाई हूँ वो देख लीजिए, तो ये समझने में आपको आसानी होगी। एनाफेस 1, टीलोफेस, उसके बाद हमें देखने मिलेगा साइटोकाइनेसिस। सबसे पहले हम इसके पूरे पार्ट को देख लेते हैं, उसके बाद हर एक टॉपिक को इन डिटेल हम स्टडी करेंगे। प्रोफेस 1 को मियोसिस में अगेन 5 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, कैटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। ठीक है, मियोसिस 2 जो है वो सेम रहने वाला है माइटोसिस 1 की तरह, माइटोसिस की तरह। इसलिए मैं कह रही हूँ सबसे पहले आप इसके लिए माइटोसिस का वीडियो देखिए, फिर मियोसिस समझने आइए। मियोसिस 1 को भी अगेन डिवाइड किया गया है। प्रोफेस 2, मेटाफेस 2, एनाफेस 2, टीलोफेस 2 एंड लास्ट में होगा साइटोकाइनेसिस। क्लियर है? तो ये हो गया मियोसिस का डिवीजन कि मियोसिस को दो पार्ट में डिवाइड किया है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 में अगेन 5 स्टेप है, प्रोफेस 1, मेटाफेस 1, एनाफेस, टीलोफेस, साइटोकाइनेसिस। ये जो प्रोफेस 1 है इसको अगेन 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पचाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। सो हम स्टार्ट करते हैं प्रोफेस 1 से। सबसे पहले प्रोफेस 1 में क्या होता है? सो लेट्स स्टार्ट विथ प्रोफेस 1। यहाँ पर जो 5 स्टेप है प्रोफेस 1 के, अगर ओवरऑल हम देखें सबसे पहले कि इन 5 स्टेप में क्या होने वाला है। हमें पता है कि हमारे पास टोटल ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम है, बराबर है। हर एक क्रोमोसोम का या हर एक जो क्रोमोसोम है वो पेयर्स में प्रेजेंट होता है। हम 46 क्रोमोसोम को 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम भी कहेंगे, बराबर है। सपोज़ ये क्रोमोसोम नंबर 1 है
तो क्रोमोसोम नंबर 1 जो वो पैर में प्रेजेंट होगा। सेम वैसे क्रोमोसोम नंबर जो 2 है, सेकंड क्रोमोसोम है, उसका भी एक पैर होगा। पैर मीन्स ये जो दो क्रोमोसोम है ये सेम कैरेक्टर को कोड करते हैं। यहाँ पर ये जो क्रोमोसोम 1 है, ये एक क्रोमोसोम हमारे फादर से आया है और एक क्रोमोसोम जो है यहाँ पर मदर से आया है। सपोज सेम क्रोमोसोम नंबर 2 के साथ भी एक क्रोमोसोम हमारे फादर से आया है एंड सेकेंड जो है वो मदर से आया है। सेम क्रोमोसोम 3, ऐसे ही जितने भी 23 पेयर्स है, हर एक क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम हमें हमारे फादर से मिलता है और एक क्रोमोसोम जो है वो मदर से मिलता है। इस क्रोमोसोम को हम जो सेम कैरेक्टर के लिए मीन्स सपोज़ अगर एक ये जो जीन हमारे बॉडी में आया है फॉर एग्ज़ाम्पल फेस के कलर के लिए, तो ये कैरेक्टर के लिए जीन हमें हमारे फादर से भी आया है, मदर से भी आया है, तो इस क्रोमोसोम को हम कहेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, ऐसे ही इसका ये होमोलोगस है, तो ये दोनों आपस में क्या है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है जो सेम कैरेक्टर को कोड करेंगे। अब प्रोफेस 1 के टाइम में, मियोसिस 1 में, प्रोफेस 1 में होता क्या है कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ऐसा नहीं कि हमारे फादर और मदर से आया है तो अब जो ऑफस्प्रिंग में ये क्रोमोसोम जाएगा, पेरेंट से एक ही क्रोमोसोम जाने वाला है। अब इस पेरेंट के पास तो 46 क्रोमोसोम है, ये पूरा 46 तो नहीं दे देगा, 23 क्रोमोसोम देगा। मीन्स हर एक कैरेक्टर का एक एक क्रोमोसोम जो है वो अपने ऑफस्प्रिंग को ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन देने वाला है। बराबर है। अब ये जो गैमेट बनेगा, हो सकता है फादर जो है या पेरेंट के बॉडी में ये क्रोमोसोम ऑफस्प्रिंग में जा सकता है या फिर ये क्रोमोसोम जा सकता है। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, सपोज क्रोमोसोम ए है, ये दूसरा क्रोमोसोम ए है, तो जब गैमेट फॉर्म होगा आइदर ए वाला क्रोमोसोम चला जाएगा ऑफस्प्रिंग में, हो सकता है, या फिर स्मॉल ए चला जाए। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि इन दोनों का रिकम्बाइन होके या रिकॉम्बिनेशन होके जो है वो गैमेट ऑफस्प्रिंग में जाए। अब ये रिकॉम्बिनेशन क्या है, रिकॉम्बिनेशन होगा, ये एक क्रोमोसोम हो गया और इसका होमोलोगस क्रोमोसोम मैं यहाँ पर बना रही हूँ। सो कुछ जीन हम यहाँ पर ले लेते हैं। सपोज़ जो जीन यहाँ पर प्रेजेंट है वो जीन सेम कैरेक्टर के लिए यहाँ पर भी प्रेजेंट होगा। अगर इसे मैं यहाँ पर कैपिटल ए कहूँ तो इसे यहाँ पर स्मॉल ए कहूँगी। ठीक है, बिकॉज ये सेम कैरेक्टर के लिए है, ये जीन के आपस में ट्रेट हो गए हैं। एक जीन यहाँ पर प्रेजेंट है और तीसरा जीन यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर प्रेजेंट है। ये सेम जीन जो है यहाँ पर भी प्रेजेंट होगा, इसका वेरिएंट, इसका ट्रेट, इसका जो एलील है वो यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर आ जाएगा। इसे हम एलील कहेंगे बिकॉज जो जीन है ये होमोलोगस क्रोमोसोम में ये वेरिएंट फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसे हम एलील कहेंगे। तो ठीक है, ये आपस में जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये तो हो सकता है ऑफस्प्रिंग में ऐसे ही चला जाए जब गैमेट फॉर्मेशन हो, या फिर ये ऐसे चला जाए। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि ये दोनों जो क्रोमोसोम हैं ये आपस में रिकम्बाइन कर लें। रिकम्बाइन मीन्स यहाँ के जो जीन है ये दोनों जीन आपस में फिज़िकली एक्सचेंज होता है। यहाँ पे मीन्स ये क्रोमोसोम ऐसे ही रहेगा, ये क्रोमोसोम ऐसे ही रहेगा, बट ये वाला जो क्रोमोसोम है और इसका जो क्रोमोसोम है ये दोनों आपस में जीन को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो जीन एक्सचेंज करने से जो नया वेरिएंट या नया क्रोमोसोम बनेगा वो कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देगा। जो नया क्रोमोसोम बनेगा हो सकता है उसके पास कैपिटल ए जीन प्रेजेंट हो, ठीक है, कैपिटल बी भी प्रेजेंट हो, बट उसने ये सी वाला जो जीन है वो एक्सचेंज कर लिया हो।
ऐसी बहुत सी पॉसिबिलिटी बनती है। मैं यहाँ पर सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बता रही हूँ। हो सकता है ये वाला जीन भी एक्सचेंज कर सकता है, ये वाला भी जीन एक्सचेंज कर सकता है। यहाँ पर मैं बस सिर्फ कैपिटल C को लेके बता रही हूँ। तो ये हो गया स्मॉल c, बाकी के जीन को ऐसे बना रही हूँ। तो आया आपको समझ में? रिकॉम्बिनेशन मतलब क्या होता है कि जब ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन पेरेंट्स गैमेट फॉर्म करते हैं तो पेरेंट ऑफस्प्रिंग में अपना सेम जीन, अपना सेम क्रोमोसोम भी डायरेक्टली ऑफस्प्रिंग में प्रोड्यूस हो सकता है, उसे दे सकते हैं। बट रिकॉम्बिनेशन होके, रिकम्बाइन होके, यहाँ पर पहले जो 3 जीन थे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, वो पेरेंट में, वो ऑफस्प्रिंग में ऐसे न जाके कैपिटल A, कैपिटल B, स्मॉल c ऐसा रिकम्बाइन होके ये वाला गैमेट भी ऑफस्प्रिंग में जा सकता है। हमें पेरेंट और ऑफस्प्रिंग में इतना वेरिएंट क्यों देखने मिलता है? मीन्स ज़रूरी नहीं कि हमेशा जैसे पेरेंट्स हो बच्चे भी वैसे ही हों। कई बार हमें बहुत से डिफरेंस देखने मिलते हैं। ये सारे जो डिफरेंस है ये इस रिकॉम्बिनेशन की वजह से आते हैं। मीन्स हमें कुछ कैरेक्टर फादर के, कुछ कैरेक्टर मदर के, या कुछ जो है नए कैरेक्टर भी देखने मिलते हैं। जो नए कैरेक्टर देखने मिल रहे हैं, ये सारी पॉसिबिलिटी या इतने जो वेरिएशन हमें देखने मिलते हैं ह्यूमंस में, अगर सेम ऐसा रहता है कि हाँ फादर से क्रोमोसोम आ रहा है, मदर से आ रहा है, तो एग्जैक्टली हमारा सब कुछ मैच करता है फादर से और मदर से। बट एग्जैक्टली मैच तो नहीं करता है। क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज रिकॉम्बिनेशन की वजह से ही बहुत से वेरिएशन या वेरिएंट हमें दिखाई देते हैं। क्लियर है? तो बस प्रोफेस 1 में यही सब होने वाला है, रिकॉम्बिनेशन ही होने वाला है कि कैसे क्रोमोसोम पैर करते हैं, तो पैर करने के बाद वो सेपरेट होंगे और कैसे जीन का रिकॉम्बिनेशन होता है। आया समझ में आपको रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, कैसे जीन का एक्सचेंज हो रहा है जिसकी वजह से हमें वेरिएशन देखने मिल रहा है। तो फिर से हम अपने टॉपिक प्रोफेस 1 पे आ जाते हैं। वहाँ पे क्या होगा? तो आ जाते हैं प्रोफेस 1 के फर्स्ट स्टेप पे, लेप्टोटीन। यहाँ पे क्या होगा? जो क्रोमेटिन के फाइबर है अभी क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर, ये सारी जो चीज़ें ये कहाँ पे हो रही है? सेल के अंदर, न्यूक्लियस में, बराबर है। न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए है, अब लैप्टोटीन फेस में वो जो बिकम लॉन्ग, वो लॉन्ग होना स्टार्ट होगा बिकॉज उसे अब रिकम्बाइन होना है, रेप्लिकेट होकर डिवाइड होना है। क्लियर है? ज़ाइगोटिन फेस में क्या होगा? यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो पैर होंगे। अब आपको पता चल चुका है कि होमोलोगस क्रोमोसोम पैर क्यों होंगे। तो यहाँ पर ये जो दोनों क्रोमोसोम है ये होमोलोगस ही, इट स्टार्ट पैरिंग। एक ना यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो दोनों क्रोमोसोम है या इसका जो रेप्लिकेटेड फॉर्म है, इसे हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, इसे कहेंगे हम सिस्टर क्रोमैटिड। और जो इसका होमोलोगस पैर है, मीन्स इस क्रोमैटिड का ये जो होमोलोगस है, इन दोनों को हम कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। बिकॉज ये सब कॉन्सेप्ट को लेके कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सिस्टर क्रोमैटिड क्या होता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। अगर आपसे कह दिया कि रिकॉम्बिनेशन जो है इट अकर बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड, ऐसा नहीं है। रिकॉम्बिनेशन किसके बीच में होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में। और ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? ये दोनों आपस में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है। और ये सेम क्रोमोसोम का ये दोनों जो क्रोमैटिड है, इसे हम कहेंगे सिस्टर क्रोमैटिड। तो हमेशा रिकॉम्बिनेशन किसके बीच में होता है? बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड के बीच में। एग्जाम में सिस्टर क्रोमैटिड, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, होमोलोगस, ये सब कॉन्सेप्ट को लेके कई क्वेश्चन पूछते हैं। तो ज़ाइगोटिन फेस में क्या होगा? मेनली यहाँ पर पैरिंग जो है स्टार्ट हो जाएगी। जो पैकाइटिन फेस है एक्चुअल में यहाँ पर होता है रिकम्बिनेशन। ये दोनों क्रोमोसोम आपस में यहाँ पर रिकम्बाइन होना शुरू होते हैं, रिकम्बाइन करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होता है वहाँ पे हमें एक तरह का रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल फॉर्म, जहाँ मीन्स जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, अगर अंडर द माइक्रोस्कोप हम इसे देखें तो हमें कुछ नोड्यूल नज़र आएंगे। इट मीन वो जो फेस है वहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। तो रिकॉम्बिनेशन होने के बाद अब आती है सेपरेशन की बारी कि रिकम्बाइन हो गया है, अब दोनों क्रोमोसोम को सेपरेट होना है। अब जब वो सेपरेट होंगे तो वो अब पहले जैसे नहीं रहेंगे, बल्कि अब हमें कुछ नया या रिकम्बाइंड चीज़ देखने मिलेगा। यहाँ का जीन यहाँ पर आ सकता है और इसका जीन यहाँ पर फिजिकल जो है एक्सचेंज बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड हमें देखने मिलेगा। क्लियर है? सो डिप्लोटीन फेस में क्या होगा? रिकॉम्बिनेशन होने के बाद वो जो है सेपरेट होना शुरू होंगे, बट कम्प्लीटली सेपरेट नहीं होते हैं। एक पॉइंट में जहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हुआ है वो वापस वहाँ पर आपस में जॉइंट रहते हैं। इस पॉइंट को, इस स्ट्रक्चर को, इसे हम कहेंगे काइस्माटा या चाइस्माटा भी कह सकते हो आप।
क्लियर है? सो डाइकाइनेसिस ये लास्ट स्टेज है प्रोफेस 1 का। यहाँ पर प्रोफेस 1 का एंड होगा, न्यूक्लियोलस यहाँ पे हमें दिखाई देना बंद होगा। उसके बाद यहाँ पर कौन आ जाएगा? क्रोमैटिन फाइबर, बिकॉज अब इन दोनों को सेपरेट होना है। तो आप देख सकते हो इनिशियली वो कैसे फॉर्म में था और आफ्टर रिकॉम्बिनेशन अब रिकम्बाइन होके हमें एक नया क्रोमोसोम देखने मिल रहा है, जो कि अब पहले जैसा नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो कुछ पार्ट है वो इस जीन का आ चुका है। ठीक है? सो अगेन सेम इसके लिए भी ये हमें सेम नहीं देखने मिलेगा, बल्कि कुछ पार्ट हमें जो है दोनों ने आपस में जीन को एक्सचेंज कर लिया है। ऐसा समझो प्रोफेस 1 में क्या हुआ। लेट्स मूव ऑन टू मेटाफेस 1। सो रिकॉम्बिनेशन होने के बाद आती है सेपरेशन की बारी। प्रोफेस 1 के बाद मेटाफेस 1 में जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, यहाँ से स्पिंडल फाइबर जो है सेंट्रोमियर से अटैच हो जाएंगे। उसके बाद एनाफेस 1 में इस क्रोमोसोम का होगा सेपरेशन। तो हम कह सकते हैं एनाफेस 1 में जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो जो है वो सेपरेट होना शुरू होते हैं। ठीक है? एनाफेस 1 के बाद टीलोफेस 1। टीलोफेस 1 में ये जो है अपोजिट होता है प्रोफेस 1 का। यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाता है और जो क्रोमैटिन है वो जो है वो कंडेंस से कॉइल होना शुरू हो जाते हैं। टीलोफेस 1 के बाद यहाँ पर आपको दिखाई देगा साइटोकाइनेसिस, जहाँ पर जो है सेल का जो है डिवीजन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें एक सेल से यहाँ पर 2 सेल दिखाई देंगे। इस 2 सेल में यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो गए हैं। ठीक है? तो हम कह सकते हैं एट द एंड ऑफ मियोसिस 1 होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट होते हैं। ठीक है? होमोलोगस क्रोमोसोम जो है मियोसिस 1 के एंड में सेपरेट हो गए। उसके बाद मियोसिस 2 में अगेन प्रोफेस 2 स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है इट स्टार्ट डिसअपियरिंग और जो स्पिंडल फाइबर है उसका फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। मेटाफेस 1 में ये जो है स्पिंडल फाइबर फॉर्म होगा सेंट्रोमियर से अटैच होकर। मियोसिस 1 के एंड में जो हमें 2 सेल मिला है, इन दोनों के साथ ये दोनों सेल एंटर होंगे मियोसिस 2 में। मैंने सिर्फ एक सेल को लेके आगे का डायग्राम बनाई हूँ। सेम इसके साथ भी ऐसा ही होता है जैसा इसके साथ हम डायग्राम देख रहे हैं। ठीक है? सो प्रोफेस 1 के बाद मेटाफेस 1 में अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सिस्टर क्रोमैटिड है, बिकॉज रिकॉम्बिनेशन हो गया, अब ये जो सिस्टर क्रोमैटिड है इन्हें सेपरेट होना है। मियोसिस 1 के एंड में क्या हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हुए हैं, बट मियोसिस 2 के एंड में आप देखोगे इनके जो सिस्टर क्रोमैटिड है, ये दोनों जो क्रोमैटिड है ये सेपरेट होंगे। तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। स्पिंडल फाइबर फॉर्म होने के बाद ये जो है सिस्टर क्रोमैटिड यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे। ये जो पूरा डायग्राम एग्जैक्टली माइटोसिस की तरह है। माइटोसिस में उसका रेप्लिकेटेड फॉर्म जो है वो रेप्लिकेशन होकर डीएनए सेपरेट हो रहा था। यहाँ पर भी ऐसा ही है, बट यहाँ पे हमें एक नई चीज़ जो है वो रिकॉम्बिनेशन देखने मिलती है। ठीक है? तो यहाँ पर जो सिस्टर क्रोमैटिड है इसका जो रेप्लिकेटेड फॉर्म है वो सेपरेट होगा। एनाफेस 1 में जो सिस्टर क्रोमैटिड है वो कम्प्लीटली सेपरेट हो जाएंगे और जो है यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाएगा टीलोफेस 1 के एंड में। फिर लास्ट में हमें जो है यहाँ पर एक सेल से, एक 2n से 2 सेल देखने मिला, बराबर है n जिसमें 23 क्रोमोसोम थे। फिर एक n इस क्रोमोसोम से हमें लास्ट में अगेन 2 क्रोमोसोम देखने मिला, 2 सेल देखने मिला, जिसके अंदर जो जेनेटिक कंटेंट है वो कितना है, 23 है। बिकॉज हम सेंट्रोमियर को काउंट करते हैं, यहाँ पर भी काउंट करेंगे तो हम 23 ही काउंट करेंगे, यहाँ पर भी हम काउंट करेंगे सेंट्रोमियर को तो 23 ही काउंट करेंगे। इसलिए जो हम ऐसे लिखते हैं 22 से n और इस अगेन n का n इज़ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो कि हैप्लॉइड कंटेंट है। तो एक डिप्लॉइड से हमें लास्ट में 4 हैप्लॉइड सेल जो है वो देखने मिल रहे हैं। आया समझ में? ये पूरे मियोसिस में जो मेन कंसेप्ट है वो है रिकॉम्बिनेशन का। आप रिकॉम्बिनेशन समझ जाओगे तो पूरा डायग्राम भी आप इजीली बना सकते हो और समझ सकते हो कि क्या हो रहा है। ये सारे डायग्राम को लेके बहुत से क्वेश्चन
पूछे जाते हैं कि सिस्टर क्रोमैटिड कब सेपरेट होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम कब सेपरेट होते हैं, कौन से फेज़ में सेपरेट होते हैं। तो आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हर एक फेज़ के बारे में। क्रोमैटिड क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या है। तो आप इजीली सारे आंसर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए, इससे पहले मैंने जो माइटोसिस पे बनाई उसे भी ज़रूर देखिए, तो ये डायग्राम आपको समझने में आसानी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू।